हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेट्स लर्न ऑनलाइन चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 1 ज्योग्राफी क्लास 11 to 12 का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। अगर आप बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे हम सभी विकल्पों को डिस्कस करते चलेंगे जहाँ आवश्यकता होगी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, क्योंकि ये एनालिसिस नहीं आपकी तैयारी का रोड मैप है। इस क्वेश्चन पेपर में दो पार्ट हैं। पार्ट 1 में 1 से 40 तक आप देखेंगे तो जनरल स्टडी के क्वेश्चन होते हैं, जबकि पार्ट 2 में 41 से 120 तक अर्थात 80 क्वेश्चन आपके भूगोल से होंगे। ठीक है, तो आज हम भूगोल के 80 क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। वीडियो अगर लंबा होगा तो क्वेश्चन 40 तक हम डिस्कस कर लेंगे, बाकी जो 40 क्वेश्चन बचेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे पार्ट 1 में ये जनरल स्टडी के 40 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर मिलेगा आपको पार्ट 2 जिसमें ज्योग्राफी के 80 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो कि 41 से शुरू होगा। चलिए ये रहा आपका 41 से यहाँ से। चलिए पहला सवाल है, भूगोल की किस शाखा का संबंध जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन से है? मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण का अध्ययन मुख्यतः मानव भूगोल में होता है। याद रखिएगा, जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण का अध्ययन मुख्यतः मानव भूगोल में होता है, लेकिन ये विषय सामाजिक भूगोल और आंशिक रूप से आर्थिक भूगोल से भी जुड़ा होता है। ठीक है, अर्थात विकल्प नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, याद रखिएगा। ठीक है, मानव भूगोल मानव गतिविधियाँ, जनसंख्या, बस्तियाँ, प्रवास सब इसी में आते हैं, जबकि आर्थिक भूगोल ये कह सकते हैं कि आंशिक रूप से सही नहीं है, ये गलत भी आप कह सकते हैं कि विकल्प गलत होगा, क्योंकि ये उत्पादन, उद्योग, व्यापार से जुड़ा होता है। सीधे जनसंख्या का अध्ययन इसका मुख्य विषय नहीं है। ठीक है, तो ये विकल्प आप गलत मान सकते हैं, लेकिन सी विकल्प बिल्कुल सही है, ये तो सही है ही है। ठीक है, सामाजिक भूगोल में आप देखेंगे तो समाज, संस्कृति, जनसंख्या संरचना से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ए और सी यहाँ पे सही है, अर्थात विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आंशिक रूप से देखें तो आर्थिक भूगोल भी सही हो सकता है, लेकिन ए और सी बिल्कुल सही है, अर्थात डी विकल्प सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल पूछा था कि किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है? किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है? अवसादी, अग्नेय, रूपांतरित, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा विकल्प नंबर ए, अवसादी चट्टान। जीवाश्म मृत जीवों के अवशेष होते हैं जो मिट्टी, रेत की परतों में दबकर बनते हैं। ये परतें जमकर अवसादी चट्टान बनाती हैं। ठीक है, और जीवाश्म यहीं पे बनते हैं, तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही होगा। जबकि अग्नि के बारे में बात करें तो यहाँ पे मैग्मा से ये बनती है। मैग्मा सुने होंगे आप लोग। ठीक है, तो अग्नि चट्टान जो है ये मैग्मा से बनता है। ठीक है, अत्यधिक ताप के कारण जीवाश्म यहाँ पे नष्ट हो जाते हैं, यहाँ पे जीवाश्म बनते ही नहीं है। ठीक है, वही बात करें रूपांतरित के बारे में तो ये उच्च दाब व ताप से बनती है, यहाँ पे जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सवाल है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है? रेडियोधर्मिता का क्षय, भूतापीय ऊर्जा, टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण घर्षण, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा ए विकल्प, रेडियोधर्मिता का क्षय। पृथ्वी के अंदर यूरेनियम, थोरियम जैसे तत्वों के रेडियोधर्मी क्षय से ऊष्मा उत्पन्न होती है। याद रखना है, पृथ्वी के अंदर यूरेनियम, थोरियम जैसे तत्वों के रेडियोधर्मी क्षय से ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसी से पता चलता है, यहाँ पे कह सकते हैं कि आंतरिक भाग में ऊष्मा है, इसका प्राथमिक स्रोत इसी से पता चल पाता है। ठीक है, तो रेडियोधर्मिता का क्षय होना ये मुख्य कारण है। भूतापीय ऊर्जा यह परिणाम है, कारण नहीं है। ठीक है, जबकि टेक्टोनिक प्लेटों का घर्षण यह स्थानीय ऊष्मा उत्पन्न करता है, ये मुख्य स्रोत नहीं है। इसलिए विकल्प नंबर ए बिल्कुल ही यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था।
सवाल पूछा गया था, क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे। क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे। कोई मौसम नहीं होगा, एक तरफ पूरा दिन होगा, पृथ्वी का वातावरण गायब हो जाएगा, एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा, एक तरफ दिन होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, रात होगा। विकल्प नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो एक भाग में हमेशा दिन रहेगा, दूसरे भाग में हमेशा रात होगी। देखिए मौसम जो सिस्टम है ना, मौसम प्रणाली में भी थोड़ा बहुत प्रभावित होगी, लेकिन ये तुरंत नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, विकल्प नंबर बिल्कुल यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए आगे है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को विभाजित किया गया है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को विभाजित किया गया है। किस में किया गया है ये बताना है। महाद्वीप और महासागर में, आंतरिक और बाहरी कोर में, बाह्य कोर और क्रस्ट में, एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा विकल्प नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? देखिए प्लेट विवर्तन का सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल कई टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित किया गया है। जैसे आप देखेंगे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरह से कोई भी विकल्प नहीं है। बात करें पहला विकल्प के बारे में, महाद्वीप और महासागर में, तो ये सतह का विभाजन है, ना कि कोई प्लेट का। ये प्लेट का तो विभाजन नहीं है ना, ये तो सतह का विभाजन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बात हो रहा है प्लेट का। ठीक है, प्लेट की बात हो रहा है ना, तो ये तो प्लेट का विभाजन है ही नहीं, ये तो सतह का विभाजन है। जबकि आंतरिक और बाहरी कोर में, तो ये देखेंगे तो ये आंतरिक संरचना है ये। ठीक है, ये कोई प्लेट नहीं है, ये आंतरिक संरचना के बारे में बताया जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और ये तो खैर कॉम्बिनेशन ही गलत है। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे तो विकल्प नंबर ई यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल क्या पूछा गया था। देखिए अगला सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्लोब के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है। सवाल था कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्लोब के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है। अंटार्कटिका, सवाना, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कार्बन सिंक क्या है? कार्बन सिंक वह क्षेत्र होता है जो वातावरण से अधिक मात्रा में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जैसे अमेजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा भारी मात्रा में ये कार्बन को अवशोषित करता है। इसीलिए आप देखेंगे विकल्प नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, याद रखिए कार्बन सिंक क्या है, वह क्षेत्र होता है ये जो वातावरण से अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 को अवशोषित करता है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहें या फिर अमेजन कहें, यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भारी मात्रा में कार्बन को क्या करता है, अवशोषित करता है। इसीलिए विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, बात करें विकल्प नंबर ए के बारे में, अंटार्कटिका के बारे में, ये तो बर्फ का भंडार है, ये कार्बन सिंक यहाँ होता ही नहीं है। ठीक है, बात करें सवाना के बारे में, तो ये घास भूमि है पर अवशोषण होता है लेकिन बहुत कम होता है, उतना नहीं जितना कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन में होता है। ठीक है, और सी विकल्प बिल्कुल सही है क्योंकि ये सबसे बड़ा स्थलीय कार्बन सिंक का क्षेत्र है ये। ठीक है ना, तो विकल्प नंबर सी सही होगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था। यांत्रिक अपक्षय में शामिल है, क्या शामिल है ये आपको बताना है। ठीक है, पहला दे रखा है खनिजों और पानी के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया, क्या यह आंतरिक अपक्षय है। एसिड द्वारा चट्टानों का विघटन, या फिर चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहले तो याद रखिए यांत्रिक कह सकते हैं, इसे भौतिक भी कह सकते हैं। यांत्रिक अर्थात भौतिक अपक्षय में चट्टानें बिना रासायनिक परिवर्तन के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती हैं। ठीक है, अगर ये पता है आपको कि यांत्रिक अपक्षय का मतलब होता है भौतिक अपक्षय, या फिर कह सकते हैं चट्टानें बिना रासायनिक परिवर्तन के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। ठीक है, तो विकल्प नंबर आप देखेंगे ऑटोमेटिक ही कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ है कि चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। यहाँ पे आंतरिक का मतलब ही था भौतिक, तो भौतिक अपक्षय में कौन शामिल किया जाएगा, चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। ठीक है, रासायनिक का देखेंगे विकल्प नंबर ए वाला जो है। ठीक है, ये विकल्प में देखेंगे तो यहाँ पे रासायनिक प्रतिक्रिया जो है ये है ना, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रासायनिक अपक्षय हो रहा है। जबकि एसिड द्वारा चट्टानों का विघटन, ये भी रासायनिक अपक्षय है। विकल्प नंबर बी सी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला सवाल क्या है। हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान कहलाता है। हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान कहलाता है, क्या कहलाता है, लोएस, एर्ग, रेत की चादर, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं।
लोएस क्या है? लोएस बारीक धूल व चिकनी मिट्टी का जमाव है जो हवा द्वारा लाकर जमा किया जाता है। यह बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, याद रखिएगा। अर्थात विकल्प नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, लोएस। एर्ग क्या है? तो ये रेगिस्तान में रेत का ये क्षेत्र होता है, और रेत की चादर तो ये तो सिर्फ केवल रेत का ये फैलाव होता है। ठीक है, अर्थात विकल्प नंबर यहाँ पे ए सही होगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था। चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा क्या कहलाती है? चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा को क्या कहते हैं? अगुल्हास धारा, एल नीनो, या फिर हम्बोल्ट एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा हम्बोल्ट। ठीक है, हम्बोल्ट धारा, जिसे पेरू धारा भी कहते हैं, ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहने वाली ठंडी महासागरीय धारा है। ठीक है, बात करें थोड़ा सा यहाँ पे अगुल्हास के बारे में, ये अफ्रीका के पास बहती है, जबकि एल नीनो ये अस्थायी जलवायु घटना है। एल नीनो क्या है? एल नीनो ये अस्थायी जलवायु घटना है। ठीक है, एक एल नीनो होता है और एक ला नीना होता है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, वलित पर्वतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? बताना है वलित पर्वत के बारे में कौन से कथन सही हैं। पहला क्या दे रखा है? वे संपीड़न विवर्तनिक बलों के प्रभाव में बनते हैं। दूसरा है, वलित पर्वतों में गहरी घाटियां तथा पिरामिड नुमा शिखर बनते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में अग्नेय, अवसादी एवं केंद्रित चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सा विकल्प सही होगा ये आपको बताना है। तो बात करें यहाँ पे पहला विकल्प के बारे में दे रखा है कि वे संपीड़न विवर्तनिक बलों के प्रभाव से बनते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, वलित जो पर्वत होते हैं ना, ये संपीड़न से ही बनते हैं। ठीक है, संपीड़न बलों से ही बनते हैं, अर्थात कथन नंबर 1 सही है। वहीं बात करें दूसरा विकल्प के बारे में दे रखा है कि वलित पर्वतों में गहरी घाटियां तथा पिरामिड नुमा शिखर बनते हैं। तो याद रखिएगा, पिरामिड शिखर अधिकतर जो होते हैं ना, ये हिमानी अपर्दन से बनते हैं, ये वलन का विशेषता नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वलन का विशेषता नहीं है। ये पिरामिड शिखर जो है ना, अधिकतर हिमानी अपर्दन से बनते हैं। तो ये कथन यहाँ पे गलत होगा। सी विकल्प तीसरा विकल्प में दे रखा है कि ये पर्वतीय क्षेत्रों में अग्नेय, अवसादी एवं कायंत्रित चट्टानों में पाई जाती है। तो ये कथन भी सही है। ठीक है, सभी प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा। तो अर्थात 1 और 3 सही है, तो सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, मौसम दशाएं घटित होने वाले वायुमंडल की परत कहलाती है। ये तो आसान सा सवाल है, इसमें डिस्कस करने की क्या जरूरत है ना। सही सवाल क्या जवाब क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। ठीक है, ये याद रख सकते हैं सिर्फ यहाँ पे कि समताप मंडल में ही ओजोन परत देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी जितने भी मौसमी घटनाएं घटती हैं सभी क्षोभ मंडल में घटती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल पूछा गया है कि उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को कहा जाता है। उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को क्या कहा जाता है? हरमट्टन, सिरोको, या चिनूक, या एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, सही आंसर होगा इसका विकल्प नंबर बी, सिरोको। ठीक है, सिरोको गर्म और शुष्क हवा है जो सहारा से उठ करके भूमध्य सागर की ओर चलती है। याद रखिएगा, सिरोको जो है ना, ये गर्म और शुष्क हवा है जो सहारा से उठ करके भूमध्य सागर की ओर चलती है। ठीक है, बात करें हरमट्टन के बारे में, तो याद रखिएगा कि ये पश्चिम अफ्रीका में चलती है हरमट्टन। ठीक है, जबकि चिनूक जो है ये उत्तरी अमेरिका में चलती है। ठीक है, तो विकल्प नंबर बी सही होगा। आगे देखिए, अगला सवाल पूछा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जलवाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाती है क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जलवाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाती है क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, संघनन जिसे कंडेंसन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन जिसे सब्लिमेशन कहते हैं, एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज किए होंगे और विकल्प नंबर सी लगाए होंगे सही आंसर, लेकिन इसका सही आंसर होगा ये विकल्प उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, अगर ठोस से द्रव कहे, ठीक है, अगर ठोस से अगर कोई चीज़ द्रव बन रहा है तो इसे कहते हैं पिघलना, मेल्टिंग। ठीक है,
अगर द्रव से ठोस बनता है, द्रव से ठोस बनता है तो इसे कहते हैं जमना, फ्रीजिंग। जबकि द्रव से अगर गैस बन रहा है, द्रव से गैस, तो इसे बोलते हैं वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। ठीक है। अगर गैस से अगर द्रव बनता है तो इसे कहते हैं संघनन, कंडेंसन। ठीक है। अगर ठोस से सीधे गैस बोले, ठोस से गैस, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। ठीक है। अगर गैस से ठोस बोले तो होगा निक्षेपण। आई बात समझ में? तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखिएगा। ठोस से द्रव पिघलना, द्रव से ठोस जमना, द्रव से गैस कह रहे हैं तो वाष्पीकरण, गैस से द्रव बन रहा है तो संघनन, ठोस से गैस कहे तो ऊर्ध्वपातन। और यही वाला बच्चे याद रखते हैं, ठोस से गैस ऊर्ध्वपातन कहते हैं। लेकिन याद रखिए पूछा है यहाँ से गैस से ठोस। देखिए यहाँ पर जलवाष्प गैस है और ये तरल से अवस्था से गुजरे बिना सीधे क्या बन रहा है, ये बर्फ बन रहा है, अर्थात ये ठोस बन रहा है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं निक्षेपण। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे पाला, हिमकरण बनना, ये सभी क्या है? ये सभी निक्षेपण का उदाहरण है। ठीक है। तो विकल्प नंबर यहाँ पे ई सही होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा है। अगला सवाल पूछा है कि किस जीव का पोषीय स्तर संदर्भित करता है? किसी जीव का पोषीय स्तर संदर्भित करता है। ये क्या करता है ये बताना है। खाद्य श्रृंखला या फूड वे में इसकी स्थिति, पुनरुत्पादन करने की इसकी क्षमता, इसका भौतिक आकार और आकृति, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर ए, खाद्य श्रृंखला या फूड वे में इसकी स्थिति। ठीक है। पोषीय स्तर का अर्थ ही होता है किसी जीव खाद्य श्रृंखला में किस स्थान पर है, उत्पादक, उपभोक्ता या फिर अपघटक, किस जगह पर है इसका, या फिर इसकी स्थिति कहाँ पर बनती है, ये आपका पोषीय स्तर का मतलब होता है। ठीक है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैपिज को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? बताना है कि कौन सा कथन लैपिज को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। लैपिज है क्या? ठीक है। एक छोटे से माध्यम आकार के उतले अवसाद है, या फिर सतह से पानी टपकने के कारण बनने वाला स्थरूप है, या फिर तेज शिखर, खांचे और लकीरों के साथ एक अनियमित सतह होता है, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हम जब बीपीएससी तैयारी का प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे तो वहाँ पे बताए थे कि लैपिज जो होता है ना, ये तेज शिखर वाला होता है, खांचा होता है इसमें, और लकीरों के साथ एक अनियमित सतह होता है। हमने यहाँ पे इमेज दिखा करके समझाने का प्रयास वहाँ पे किया था। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऑलरेडी हम इमेज के साथ दर्शाए हुए हैं, बताए हुए हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा लैपिज क्या है, तो ये तेज शिखर, खांचे और लकीरों के साथ एक अनियमित सतह होता है। ठीक है। कुछ इस तरीके की आकृति होती है इसकी, इस तरीके से देखो नुकीला टाइप का होता है, खांचा इसमें देखिए बना होता है, इस तरह से खांचा दिखेगा आपको। ठीक है। तो यही होता है लैपिज। ठीक है ना। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला सवाल है परवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या है? परवाल भित्तियों के लिए विकास के लिए आदर्श गहराई क्या है? जैसे परवाल भित्ति है ना, लक्षद्वीप जो आपका बना हुआ है परवाल भित्ति से, तो इसका जो विकास है, तो विकास के लिए आदर्श जो गहराई है वो क्या है? 200 फीट से 300 फीट, 250 फीट से 400 फीट, 150 फीट से 350 फीट, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इस सवाल का सही जवाब होगा ये विकल्प उपयुक्त में से कोई नहीं। परवाल जो भित्तियाँ होती है ना, ये उथले, स्वच्छ और गर्म समुद्री जल में विकसित होती हैं। इसका आदर्श गहराई के बारे में बात करें तो 0 से 30 मीटर आप कह सकते हैं, या तो लगभग 0 से लेकर के 100 फीट तक की होती है, और सूरज के प्रकाश की तो आवश्यकता यहाँ पे होती है। ठीक है। अब दिए गए विकल्पों में सब देख सकते हैं कि 150 से 400 फीट है, जो कि बहुत अधिक है। ठीक है। लगभग 0 से लेकर के 100 फीट के बीच की होती है इसकी आदर्श गहराई परवाल भित्तियों के विकास के लिए, अर्थात ये विकल्प यहाँ पे सही होगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, संसाधन का क्या अर्थ है?
संसाधन का क्या अर्थ है? देखिए संसाधन का क्या मतलब है। संसाधन वह है जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करे। यह प्राकृतिक मानव निर्मित और मानव संसाधन हो सकते हैं। याद रखिएगा, संसाधन वह है जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करे। यह प्राकृतिक मानव निर्मित और मानव संसाधन हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करें पहला विकल्प के बारे में तो बिल्कुल सही दिख रहा है। पर्यावरण के प्राकृतिक तत्व ये हमारे लिए संसाधन हैं। धन और वित्तीय संपत्ति भी सही होगा और कौशल और ज्ञान भी सही होगा, अर्थात विकल्प नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। एक से अधिक यहाँ पे सही है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास के मैदानों की जलवायु का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सिंपल सा सवाल है कि शीतोष्ण घास के मैदानों की जलवायु का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है? तो शीतोष्ण की बात हो रहा है, यहाँ पे शीत भी होगा और उष्ण गर्मी भी होगा, ठंड भी होगा और थोड़ा सा गर्मी भी महसूस यहाँ पे होगी। ठीक है, तो इस तरह का विकल्प आप देखेंगे तो बी विकल्प में है ठंडा और अर्धशुष्क, ये विकल्प बिल्कुल ही सही है। शीतोष्ण घास का मैदानों की जलवायु की जो सबसे अच्छी वर्णन करता है वो ये करता है कि ठंडा भी होगा यहाँ पे और अर्धशुष्क भी होगा। विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि पौधों का फैलाव और प्रवास मुख्य रूप से फूल वाले पौधे कब से शुरू हुआ? पौधों का फैलाव और प्रवास कब से शुरू हुआ ये आपको बताना है। किस काल में? तो याद रखिए क्रिटेशस काल में हुआ था, ये आपको याद रखना है। विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही था, क्रिटेशस काल में। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पे ए सही होगा। फूल वाले पौधे का तीव्र विकास क्रिटेशस काल में हुआ है, जो कि लगभग आप कह सकते हैं तो 145 से 66 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। ठीक है, वही बात करें जुरासिक काल के बारे में तो यहाँ पूछा जाए तो ये मुख्यतः यहाँ पे जिम्नोस्पर्म वाले जो होते हैं उनका यहाँ पे विकास शुरू हुआ था। ठीक है, और ये तो पियोसिन जो काल है ये तो बहुत बाद का काल है। ठीक है, चलिए ये अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है? बताना है कि कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है। खनिज, वन, सौर ऊर्जा, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तो आसान सा सवाल है, सही आंसर क्या हो जाएगा? खनिज। खनिज ये गैर नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, जबकि विकल्प नंबर बी और सी दोनों वन और सौर ऊर्जा ये नवीकरणीय स्रोत के उदाहरण है। ठीक है, अगला सवाल पूछा था विश्व का कौन सा महाद्वीप चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। तो याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक महाद्वीप एशिया है, जिसमें चीन और भारत शामिल है। ठीक है, तो विकल्प नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ई विकल्प सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो याद रखिएगा सही आंसर है इसका रूस। ठीक है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार रूस वर्तमान में दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है नदी मुहाना पारितंत्र क्या कहलाता है? मुहाने, लोटिक, लेंटिक, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इस सवाल का जवाब आप लोग बताइए क्या होगा। मुहाना का मतलब होता है नदी का मुहाना वह क्षेत्र होता है जहाँ नदी या समुद्र झील से मिलती है। ठीक है, नदी का मुहाना वह क्षेत्र है जहाँ नदी या समुद्र झील से मिलती है। जबकि लोटिक का मतलब होता है तेज बहाव वाला क्षेत्र, जबकि लेंटिक का मतलब होता है स्थिर पानी। अब इसका क्या आंसर होना चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया, सच्चाई यही है। अगला सवाल देखिए क्या है, कौन सा पारिस्थितिकी चक्र सीधे सूर्य के प्रकाश से संचालित होता है? बताना है कौन सा पारिस्थितिकी चक्र सीधे सूर्य के प्रकाश से संचालित होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा ये विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर चक्र ये जो है ना ये मुख्य रूप से जैविक और भू रासायनिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं, इसीलिए इस सवाल का जवाब ई विकल्प होगा। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता है? सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता है? बात करें पहला विकल्प के बारे में जो दे रखा है शारीरिक श्रम से मशीनीकरण में बदलाव,
यही देखेंगे कि ये मूल विशेषता है उद्योगीकरण की। उद्योगीकरण की ये मुख्य प्रमुख विशेषता कह सकते हैं कि शारीरिक श्रम में से मशीनीकरण में बदलाव। बी विकल्प में है प्रौद्योगिकी और स्वचालन का न्यूनतम उपयोग, ये तो कथन गलत है, न्यूनतम नहीं अधिकतम उपयोग होना चाहिए। पारंपरिक शिल्प कौशल पर जोर नहीं, यहाँ पे पारंपरिक शिल्प पर जोर कम दिया जाता है, ये कम दिया जाता है ना कि अधिक जोर दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी कथन गलत है। सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। मानव विकास की अवधारणा को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? मानव विकास की अवधारणा को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? एडम स्मिथ, जॉन बेनार्ड केन्स, अमर्त्य सेन, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा इसका सी विकल्प अमर्त्य सेन। मानव विकास की अवधारणा को जग पर लोकप्रिय बनाया अमर्त्य सेन ने। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला सवाल पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी सतत विकास की शब्द की परिभाषा है? पूछा है आपसे सिंपल सा कि कौन सी सतत विकास शब्द की परिभाषा है। तो सतत विकास की परिभाषा आप याद रखिए सिंपल सा लाइन में कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता ना करे, उसे सतत विकास कहते हैं। ठीक है, इस अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना। पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना। विकल्प नंबर बी देखिए, तेजी से औद्योगिकरण और तकनीकी प्रगति। सिर्फ औद्योगिकरण या तकनीकी प्रगति ही सतत विकास नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे वर्तमान के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों की भी बात करते हैं। कम से कम समय में अधिकतम लाभ प्राप्त करना, ये तो बिल्कुल गलत है। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के चक्कर में पता चला बिल्कुल हम सब कुछ क्या कर रहे हैं, सब कुछ नष्ट कर दे रहे हैं, तो ये भी गलत है। विकल्प नंबर ए बिल्कुल ही सुटेबल दिख रहा है, ए विकल्प ही सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को परिभाषित करने का मापदंड क्या है? आबादी का आकार, गतिविधि, आय, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को परिभाषित करने का मुख्य मापदंड जनसंख्या का आकार, न्यूनतम जनसंख्या, घनत्व और मुख्य आर्थिक गतिविधि जैसे कि कृषि बनाम गैर कृषि। ठीक है, ये सब चीज़ों को देखा जाता है। भारत में 5,000 से अधिक आबादी, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक घनत्व और 75% से अधिक पुरुष कार्यबल का गैर कृषि कार्यों में होना शहरी क्षेत्र के ये लक्षण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आबादी का आकार ये बिल्कुल सही है, गतिविधि भी सही है, लेकिन आय इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, कि कौन सा शहरी होगा कौन सा ग्रामीण होगा। आबादी का आकार और गतिविधि इन दोनों को यहाँ पे हम शामिल कर सकते हैं। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। बुंदेलखंड का पठार निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के भागों को आच्छादित करता है, अर्थात इन किन राज्यों में ये फैला हुआ है? ठीक है, छत्तीसगढ़ और झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे इस सवाल का सही जवाब जो होगा उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। ठीक है, बुंदेलखंड का पठार आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में ये फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारतीय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्रीयकरण का आधार क्या है? बताना है। भारतीय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्रीयकरण का आधार क्या है? धरातल, मिट्टी और जल निकासी, वर्षा, तापमान और फसल क्षेत्र, वनस्पति, मिट्टी और भूमि उपयोग, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा योजना आयोग ने कृषि जलवायु क्षेत्रों को निर्धारण किया था वर्षा, तापमान और फसल क्षेत्र के आधार पर, अर्थात विकल्प नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए 71 नंबर सवाल है, तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल है। तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल है, क्या शामिल है ये आपको बताना है। फर्स्ट में दे रखा है प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण या खुदाई, ये प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। कच्चे माल का प्रसंस्करण और परिवर्धन करना, ये द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, उपभोक्ताओं के को सेवाओं का प्रावधान करना, ये तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। ये विकल्प यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, जैसे कि बैंकिंग है, परिवहन है, शिक्षा है ना, ये सभी उपभोक्ताओं को सेवाओं के प्रावधान से संबंधित है, अर्थात ये तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। विकल्प नंबर यहाँ पे
सी सही हो जाएगा, ये आसान सा सवाल था। चलिए देखिए आगे सवाल है, उपजाऊ कृषि भूमि वाले क्षेत्रों में प्रायः किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं? उपजाऊ कृषि भूमि वाले क्षेत्रों में प्रायः किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं? हैमलेट, सघन घरों के साथ गांव, फार्म हाउस, एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जहां भूमि उपजाऊ होती है वहां पे लोग पास पास रहते हैं, खेती सामूहिक रूप से होती है, इसे ही सघन बस्ती कहते हैं। ठीक है, विकल्प ए में बात करें जो कि हैमलेट दे रखा है, ये छोटी बस्तियां होती हैं। ठीक है, बात करें विकल्प नंबर बी का, तो ये सघन घरों के साथ गांव, यही इसका सही आंसर है। ठीक है, और ये तो जो आपका फार्म हाउस है ये विखंडित बस्ती होती है। ठीक है, तो विकल्प नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भीड़ भाड़ के कारण शहरी बस्तियों में हो सकते हैं सार्वजनिक सेवाओं पर कम दबाव, ये तो कथन गलत है। जहाँ पे भीड़ भाड़ होगा वहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्रों पर ये दबाव अधिक होगा ना कि कम होगा। जीवन की उन्नत गुणवत्ता, ये भी गलत है, क्योंकि जीवन की उन्नत गुणवत्ता देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा होगा तो जीवन की गुणवत्ता भी वहाँ पे थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। इस बात है बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन, तो जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा होगा वहाँ पे बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, अर्थात ये भी गलत है। अर्थात सही हो जाएगा इसका आंसर ई विकल्प, उपर्युक्त में से कोई भी यहाँ पे सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रॉयल बंगाल टाइगर्स भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए जाते हैं? ये तो आसान सा सवाल है, सभी को पता होगा। रॉयल बंगाल टाइगर का प्रमुख आवास सुंदरबन डेल्टा का है, जो कि ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, गिर वन आप लोग जानते होंगे, ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, जो कि गुजरात में है। ठीक है, जबकि कान्हा टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ बाघ, रॉयल बंगाल की विशिष्ट पहचान सुंदरबन से कोई जुड़ी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। मतलब ये कि यहाँ पे बाघ तो है ना, यहाँ बाघ देखने को मिलते हैं, पर रॉयल बंगाल की विशिष्ट पहचान वाला ये सुंदरबन से ये जुड़ी चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं जल्दी से, इसके बाद बाकी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में एनालिसिस करेंगे। देखिए सवाल है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताना है काराकोरम पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, बात करें पहला विकल्प के बारे में, K2 इसी श्रृंखला में है। ठीक है, सभी को पता होगा काराकोरम पर्वत श्रृंखला में ही K2 स्थित है, जो कि पहला विकल्प वही दे रखा है कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी K2, जो जिसे गॉर्डन नेस्ट भी कहते हैं, इसी पर्वत श्रृंखला में संबंधित है। तो ये कथन बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है, ये पश्चिम में पामीर नॉर्थ से निकलती है और पूरब में कैलाश पर्वत तक ये फैली हुई है, ये भी कथन यहाँ पे सही है, याद रखिएगा। इसके बाद है, सबसे लंबा ग्लेशियर सियाचिन काराकोरम में स्थित है, ये भी कथन सही है, सियाचिन काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। ठीक है, जो कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है, और ये सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। ठीक है, तो तीनों कथन यहाँ पे देखेंगे तो सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी सही होगा। ठीक है, तो ये था लगभग 35 क्वेश्चन का एनालिसिस। बाकी जो बचते हैं 45 क्वेश्चन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।